आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है जयदीप और लर्न फिजिक्स के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं MBBS मेक इट हैपन विथ प्रॉपर गाइडेंस एंड स्मार्ट वर्क। ऑलरेडी हम एक वीडियो लेक्चर कवर कर चुके हैं फिजिक्स के स्टैंडर्ड 12th में से चैप्टर वाइज पूछे जाने वाले नीट की एग्जामिनेशन के क्वेश्चन का वेटेज क्या है और उनका इंपॉर्टेंस क्या है। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वही डिस्कशंस, लेकिन आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 और बात होगी आज आपके स्टैंडर्ड 11th की। तो हर एक चैप्टर में और हर एक वीडियो लेक्चर के अंदर जैसे मैं आपको समझाता हूँ उसी तरह से आपके सामने है ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज नीट 2013 से लेकर नीट 2023 तक हर एक ईयर में पूछे गए नंबर ऑफ क्वेश्चन का टेबल। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे कवर करेंगे पिछले 37 इयर्स, खास करके 3 एग्जामिनेशन PMT, AIPMT एंड नीट। इन तीनों एग्जामिनेशन में पूछे गए चैप्टर वाइज क्वेश्चन का एनालिसिस क्या है और किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ये भी डिकोड करेंगे कि वो कौन सा ऐसा टॉपिक है, वो कौन सी ऐसी टर्म है जो कि रिपीटेडली पूछी जाती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो नीट की अपनी सिलेबस पैटर्न के मुताबिक चैप्टर नंबर 1 अकेला एक सिंगल यूनिट है, इसलिए इनमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चन और किसी भी चैप्टर के साथ शेयर नहीं होते हैं। मेजरली इस चैप्टर में से एक ही MCQ पूछा जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि 2 and 3 समटाइम्स। लेकिन एक बात समझिए कि चैप्टर नंबर 1 में बात किन के बारे में आती है। हम वहाँ पे बात करते हैं एरर्स के बारे में, डायमेंशनल फॉर्मूलाज के बारे में। तो अगर मान लीजिए किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पूछा जाता है तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी, मान लीजिए आपको पूछा गया है इंडक्टर, तो इंडक्टर के इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि वो चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है। लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि वो आपके 12th के चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है। तो इस तरह से कभी कभी हम कुछ चैप्टर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट उसे हम ये जस्टिफाई करके नहीं बोल सकते हैं कि वो इस चैप्टर का क्वेश्चन है या इस चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन हमें उस कंसेप्ट को प्रायोरिटी देनी है कि कौन सा कंसेप्ट यहाँ पर रिपीटेडली इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 1 में से मेजरली आपको ध्यान में रखने हैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिए, नीट 2017 से लेकर नीट 2023 के बीच में आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब कि वर्नियर कैलिपर्स एंड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये बातें यूनिट्स एंड मेजरमेंट के आपके चैप्टर के NCERT के पोर्शन में नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में ये एक MCQ पूछा जाता है। तो 17 से लेकर 23 के बीच में रफली 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप इसे अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। ऑलरेडी हम इस चैप्टर को हमारे YouTube चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑर्डर के अंदर कवर कर चुके हैं, आप वहां पे विजिट करके उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 3 के साथ, मतलब 2 and 3 दोनों काइनेमेटिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों क्या है, कंबाइन यूनिट, और इनमें से टोटल 3 MCQs पूछे जाते हैं। और जैसे कि हर एक चैप्टर में जब भी यूनिट कंबाइन होते हैं, मतलब कि 2 चैप्टर कंबाइन होकर एक यूनिट बनाते हैं, तो मैं अच्छी तरह से ये बात डिकोड करके बता सकता हूँ कि इस चैप्टर में से इतने MCQs और इस चैप्टर में से इतने MCQs होंगे। लेकिन मैं यहाँ पे टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्टली ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आप कोई स्पेसिफिक डिवीजन नहीं बता पाएंगे कि एक MCQ चैप्टर नंबर 2 में से होगा और 3 में से 2 होंगे, या तो 2 MCQs आपके चैप्टर नंबर 2 में से होंगे और एक MCQ आपके चैप्टर नंबर 3 में से होगा। ऐसी कोई प्रायोरिटी आप यहाँ पे नहीं बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वेटेज बदलते रहता है, इसलिए मैं कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात की जिनका कोई मीनिंग ना हो मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहता हूँ। बस एक ही बात कहूंगा कि इनमें से टोटल 3 MCQs पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये भी बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे टॉपिक हैं इन दोनों चैप्टर में से कि जिनके ऊपर सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है और पूछे जाने वाले क्वेश्चन उनमें से रिपीटेड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 मतलब लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM। वो एक इंडिविजुअल यूनिट है
और उनमें से आपको 2 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगेगा कि सर लास्ट में देखिए तो 2 एमसीक्यू तो एक ही बार है और आप कह रहे हैं कि 2 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। हाँ, पूछे जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह से चैप्टर्स को कंबाइन कर दिया जाता है। यहां पे ही समझ लीजिए NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो यहां पे आप इस चैप्टर को कंबाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्योंकि वहां पे भी किसी न किसी चार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है। तो कभी कभी उस चार्ज बॉडी का मास, उनका फोर्स और उनके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों को कंपेयर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। जब भी हमने चैप्टर को कवर किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तब हमने हर एक एमसीक्यू के साथ जो कुछ भी लिंक है उन सभी को डिकोड किया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि आपको इस चैप्टर को 2 एमसीक्यूज की प्रायोरिटी देनी है। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 मतलब वर्क, एनर्जी, पावर और साथ में कोलाइजन। तो यहां से पूछे जाने वाले एमसीक्यू मोस्टली कितने हैं? 2। और यहां पे चैप्टर में टॉपिक कितने हैं? 4। वर्क, एनर्जी, पावर और कोलाइजन। कोलाइजन आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी बात करते हैं, लेकिन वहां पे उतने डिटेल में नहीं आते हैं जितने कि कहां पे डिटेल में आते हैं चैप्टर नंबर 5 में। तो वहां पे किस तरह से वेटेज डिवाइड होता है ये भी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। तो आप इस सिंगल यूनिट को प्रायोरिटी देंगे कितने एमसीक्यूज की? 2 एमसीक्यूज की। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 6 में से आपको पूछे जाते हैं 3 एमसीक्यूज और उन 3 एमसीक्यूज में से एक एमसीक्यू खास करके किन के ऊपर से पूछा जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रोलिंग बॉडीज के ऊपर से। और ये बात ध्यान में रखिए कि जितने डिटेल में आपको ये एमसीक्यू पूछा जाता है उतने डिटेल में ये टॉपिक आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। तो आप अच्छी तरह से इस बात को नोटिस करेंगे कि इस चैप्टर को हम किस तरह से कितनी प्रायोरिटी देंगे। आप अच्छी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 एमसीक्यूज की आपको एवरेज दिखाई देगी। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज ऑलरेडी एंड ऑल्सो अ सिंगल यूनिट। और इनमें से भी 2 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आपको प्रायोरिटी बेस्ड मिलेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम इस चैप्टर को भी कवर अप कर चुके हैं और इनमें से टोटल 37 ईयर के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम बात करेंगे तो वहां पे दिए गए क्वेश्चन अराउंड 80 है, 80 एमसीक्यूज है। और उनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी और सैटेलाइट के ऊपर से मिलेंगे। तो ये था आपके लिए सेमेस्टर नंबर 1 का ओवरव्यू। अब हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि सेमेस्टर नंबर 1 के अगर टॉपिक के बारे में हम बात करें तो उन टॉपिक्स को हमें किस तरह से प्रायोरिटी देनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनिट नंबर 1 में से आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? डायमेंशनल फॉर्मूला, सर्टेन या तो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होंगे, ये आपके लिए इस चैप्टर का टॉपिक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया आफ्टर 2017 मतलब 2017 के बाद एक्सपेरिमेंटल स्केल के ऊपर आपको एमसीक्यूज पूछे गए हैं और वो अराउंड 4 से 5 बार एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं। तो आपको अब अभी रिसेंट सिनारियो में उस टर्म को भी प्रायोरिटी में रखना है। फिर हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा पोर्शन है, मतलब चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। ये है आपके लिए चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। तो वहां पे आप अच्छी तरह से एक बात समझेंगे कि चैप्टर नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, आप पिछले कुछ 6-7 साल के क्वेश्चंस को देखिए, उन सभी में आपको ज्यादातर केस में ऐसे एमसीक्यूज दिखाई देंगे जहां पे आंसर कोई पर्टिकुलर वैल्यूएशन में ना आता हो, बल्कि आंसर किन में आता हो? इक्वेशनल रिलेशन में आता हो। मतलब कि आपको यूं कहा जाए कि कोई एक बॉडी है जो कि पहली सेकंड में, 5th सेकंड में एंड 7th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उनके लिए आप उनका फ्रैक्शनल रिलेशन बताइए। या तो यूं कहा जाएगा कि सर्टेन बॉडी के लिए वेलोसिटी v1 है, दूसरी वेलोसिटी v2 है, उनके लिए एवरेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, कुछ इस तरह से। मतलब यहां पे कोई वैल्यू में आंसर नहीं आएगा, आंसर किन में आएगा? इक्वेशन फॉर्म में। मतलब कि यहां पे सबसे ज्यादा जो कुछ भी आपको न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं पिछले कुछ 5 से 7 साल में, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप के हैं। मतलब कि आप यहाँ पे एक बात समझिए, एग्जामिनेशन के मुताबिक एनटीए ये समझ रही है कि बच्चे लोग अच्छी तरह से न्यूमेरिकल की वैल्यू को तो डिकोड कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फंसते हैं। कहाँ पे? जब भी उसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे बातें आती है सिंप्लीफिकेशन की, अजम्पशन की,
नॉर्मल टर्म्स के साथ डील करने की, तो इसलिए वो इस पोर्शन में से ऐसे एमसीक्यूज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप अच्छी तरह से इस बात को समझिएगा। और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर आइए, आपको वहां पे नीट एग्जामिनेशन के हर एक साल के 13 से लेकर 23 तक के सभी पेपर्स मिल जाएंगे। पेपर को चेक करिए, तब जाके आप ये समझ पाएंगे कि मैं जो बोल रहा हूं वो कितना सही है और कितना उनमें प्रायोरिटी बेस्ड रियलिटी है। चलिए फिर हम बात करते हैं मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन में आप ऑलरेडी बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा की। तो यहां पे मैंने ये बात नोटिस की है कि यहां पे जो टोटल 3 एमसीक्यूज की प्रायोरिटी होती है, उनमें से एक एमसीक्यू मेजर केस में आपको वेक्टर अलजेब्रा में से पूछा जाता है। वेक्टर अलजेब्रा मतलब वहां पे आपको दो वेक्टर्स के इक्वेशन दिए जाएंगे। मान लीजिए उस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा जाए, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए कहा जाए, उन दोनों वेक्टर के बीच में कोई इक्वेशनल रिलेशन पूछकर यह कहा जाए कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे आप वेक्टर की जो अलजेब्रा है उनके ऊपर इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस देख सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, अगर आप इसी वेक्टर अलजेब्रा को कन्वर्ट कर दे किन में, जो आपके मोशन के इक्वेशन है उसे आप कौन सा फॉर्मेट दे दे, उसे आप अगर वेक्टर फॉर्म दे दे तो उनके ऊपर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए या तो वो वेक्टर के फॉर्म में क्वेश्चन होगा या तो वो क्वेश्चन आपके मोशन के जो इक्वेशन है उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके पूछ सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अल्टरनेट है और उनमें से एक एमसीक्यूज ज्यादातर केस में देखा गया है। और एक एमसीक्यू आपके मोशन इन अ प्लेन में दो मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन, तो उनमें से प्रोजेक्टाइल मोशन में से ज्यादातर केस में एक एमसीक्यू देखा गया है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको प्रायोरिटी में लेने हैं। कब? जब आप बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहां पे हम बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में से जैसे मैंने आपको बताया था कि इनमें से 2 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। दो में से ज्यादातर केस में जब 2 एमसीक्यू होते हैं तो एक एमसीक्यू फ्री बॉडी डायग्राम का होता है, जहां पे ज्यादातर केस में ब्लॉक्स की कोई भी एक फिगर दी हुई होती है और ये कहा जाता है कि सर्टेन ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, सर्टेन ब्लॉक के ऊपर एक्सपीरियंस होने वाला फोर्स क्या होगा, या तो सर्टेन 2 ब्लॉक्स के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा। तो ये एफबीडी बेस्ड क्वेश्चन आपको इस पोर्शन में से एक पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन होता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के ऊपर, कि मान लीजिए कोई बॉडी सर्टेन कोई पाथ के ऊपर ट्रैवल कर रही है तो उस सर्टेन पाथ के साथ उनके फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की इंफॉर्मेशन को जोड़कर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वहां पे बात करते हैं ना कब बॉडी स्लीप होगी, कब बॉडी एज इट इज कंडीशन को अपनी मेंटेन रखेगी, उन सभी टर्म्स के ऊपर एक क्वेश्चन होता है। तो आपके लॉज ऑफ मोशन में से एक क्वेश्चन आपका फ्री बॉडी डायग्राम का और एक क्वेश्चन आपके लिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है WEP, वर्क एनर्जी पावर और कोलाइजन। तो यहां पे जैसे बताया था टॉपिक 4 है, लेकिन इन 4 टॉपिक में से 3 टॉपिक को कवर करके 2 से 3 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ऑलरेडी हम इस चैप्टर को हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर कर चुके हैं और हम वहां पे ये भी बता चुके हैं कि वर्क में से सिर्फ 5 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मतलब वर्क का चाहे कोई भी क्वेश्चन आप कहीं से उठा लीजिए, उन 5 टाइप में से कोई और क्वेश्चन नहीं हो सकता है। उसी तरह से एनर्जी और पावर के लिए भी हम इन सभी टर्म्स को डिकोड कर चुके हैं। तो अगर आप चाहे तो उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म्स, मैक्सिमम क्वेश्चन अबाउट रोलिंग बॉडीज। मतलब अब ये बात आ जाती है चैप्टर नंबर 6। तो ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बताया था कि चैप्टर नंबर 6 में से कितने एमसीक्यूज होते हैं? 3। और 3 एमसीक्यूज में से 2 एमसीक्यू तो ऐसे टॉपिक में से पूछे जाते हैं कि जो एनसीईआरटी के अंदर उतने डिटेल में नहीं दिए हुए हैं। तो एक है आपके लिए रोलिंग बॉडीज के बारे में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और दूसरे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो कि एनसीईआरटी में उतने डिटेल में नहीं है। फिर एक एमसीक्यू उनके ऊपर से पूछा जाता है कि जो आपके रोटेशनल मोशन के बेसिक कंसेप्ट है। मान लीजिए रोटेशनल मोशन की काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल मोशन के लिए उनकी वेलोसिटी की वैल्यूएशन, एक्सेलरेशन की वैल्यूएशन, उनके टॉर्क बेस्ड क्वेश्चन, तो वो क्या है? रोटेशनल मोशन के बेसिक कंसेप्ट है। तो एक एमसीक्यू उनके ऊपर से होता है। तो यहाँ पे अगर आप इस चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं तो पिछले 37 इयर्स में से इनमें से अराउंड 130 एमसीक्यूज पूछे गए हैं, अराउंड 130। और उन 130 एमसीक्यूज को मैं अच्छी तरह से एनालिसिस करने के बाद ये बोल रहा हूं कि किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। फिर हम बात करते हैं सेमेस्टर नंबर 1 के लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, ग्रेविटी।
तो अगेन ग्रेविटी में मैं आपको वही बात समझाऊंगा कि यहाँ पे टॉपिक्स का रिपीटेशन नहीं बल्कि रोटेशन होता रहता है। रोटेशन मतलब मान लीजिए अगर इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर से, तो नेक्स्ट साल में वो क्वेश्चन होगा मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी में से, नेक्स्ट ईयर में वो क्वेश्चन हो सकता है फील्ड के ऊपर से, नेक्स्ट में वो क्वेश्चन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर से। मतलब यहाँ पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन में अलग अलग तरह से रोटेशन होते रहता है। यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक का उतना ज्यादा आपको रिपीटेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ उन सभी अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन को हम कंपेयर करें तो ज्यादा क्वेश्चन आपको मेजरली किन के ऊपर से रिपीटेड मिलेंगे, सैटेलाइट के लिए रिपीटेड मिलेंगे। और इस चैप्टर को आप कितनी प्रायोरिटी देंगे, 2 एमसीक्यू की प्रायोरिटी देंगे। तो ये था आपके लिए एनालिसिस फॉर 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स सेमेस्टर नंबर 1। उसी तरह से बात करते हैं सेमेस्टर नंबर 2। तो सेमेस्टर नंबर 2 के आपके पहले 3 चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10, वो सभी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी। एक में होगी आप कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, फिर आप फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे, और 10th में आप बात करेंगे थर्मल प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पे सिलेबस, टॉपिक्स या तो डिटेल के बारे में बात करूं तो ये आपके 11th और 12th में से सबसे लॉन्गेस्ट यूनिट है, क्योंकि 9th चैप्टर भी उतना डिटेल में है जहां पे आप फ्लूइड के स्टैटिक्स के बारे में और फ्लूइड के डायनामिक्स के बारे में बात करते हैं। उसी तरह से थर्मल प्रॉपर्टी के फॉर्म में आप चैप्टर नंबर 10 में अराउंड 4 से 5 टॉपिक की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 8 में भी आप 2-3 टॉपिक की बात करते हैं, तो वो उतना डिटेल्ड यूनिट है। लेकिन फिर भी इन 3 चैप्टर को टोटल कितने एमसीक्यू का वेटेज दिया गया है, 3 एमसीक्यू का। और हर एक में से कितने एमसीक्यू पूछे जाते हैं, 1। तो यहाँ पे हर एक ईयर में आप देख सकते हैं कि रफली सभी में से एक एमसीक्यू पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको पर्सनली अपने तौर से एक सजेशन दूंगा कि आप चैप्टर नंबर 9 को ऑलवेज आप अपने एंड में रखिए, कि अगर आपके पास टाइम बचता है तो चैप्टर नंबर 9 को करिए। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 9 में से एक एमसीक्यू पूछा जाता है, और ये भी यहाँ पे तय है कि कोई भी टॉपिक वहां पे रिपीट नहीं होता है, मतलब वहां पे रोटेशन होता है, एक टॉपिक इस साल में, दूसरा टॉपिक नेक्स्ट ईयर में। तो इनके मुताबिक आप चैप्टर नंबर 9 को आप डिटेल में भी करते हैं तो भी आप कितने एमसीक्यू को सिक्योर करेंगे, 1 एमसीक्यू को। तो उनसे तो बेहतर है कि उस टाइम को आप ऐसे चैप्टर को दीजिए कि जिनमें मल्टीपल एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो ये मेरा पर्सनल मानना है, पर्सनल सजेशन है, जो कि मैंने एनालिसिस करके निकाला है। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 अगेन क्या है, सिंगल यूनिट, और इनमें से भी कितने एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, रफली 2 एमसीक्यूज। फिर उसी तरह से चैप्टर नंबर 12, तो यहाँ पे 11 और 12 मतलब काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स, दोनों में से अगर आप टेबल में देखेंगे तो टेबल में आपको मेजरली ये दिखाई देगा कि 1 एमसीक्यू है, लेकिन यहाँ पे दोनों को मिलाकर 3 एमसीक्यू, मतलब ज्यादातर केस में ऐसा बनता है कि दोनों में से एक में से 2 एमसीक्यू होंगे और एक में से 1 एमसीक्यू होगा। तो इन चैप्टर को आप अच्छी तरह से प्रायोरिटी दीजिए। और दूसरी बात कि यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 11 एंड 12, उनमें से 12 चैप्टर को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, और उस चैप्टर में हमने ऑलरेडी उस पूरे चैप्टर की लेक्चर नोट भी प्रोवाइड कर दी है, 1 नोट रिवीजन भी हमने करवा दिया है। और यहाँ पे जो कुछ भी टॉपिक इंपॉर्टेंट थे जो कि एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछे जा रहे थे रिपीटेडली, उन सभी को हम वहां पे कवर कर चुके हैं। आप चाहे तो उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आप चैप्टर नंबर 12 और 11 इन दोनों को 2 एमसीक्यूज के लिए प्रायोरिटी में रखेंगे। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि चैप्टर नंबर 11 एंड 12 उन दोनों में कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि इन दोनों के बीच में कॉमन रहते हैं। जैसे यूं कहिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीपी एंड सीवी, फिर सीपी और सीवी के बीच का रिलेशन सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर एंड सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल्स टू गामा। तो ऐसी वो टर्म्स है जो कि आप थर्मोडायनामिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों को आप इक्वली प्रायोरिटी देंगे, और ऑलरेडी हम इन चैप्टर्स को कवर अप कर चुके हैं, आप अच्छी तरह से वहां पे उन सभी बातों को समझ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 एंड 14, जो कि एक कंबाइन यूनिट बनाएंगे, और उनमें से पूछे जाने वाले एमसीक्यूज कितने हैं, 3। उनमें भी अब चैप्टर नंबर 14 में से जो खास इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रायोरिटी में रखेंगे वो कौन सा है, स्टैंडिंग वेव पैटर्न। उनमें से एक एमसीक्यूज 99% केसेस में होता ही है। तो ये था आपके लिए नंबर ऑफ एमसीक्यूज और यूनिट का डिवीजन। अब हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में, तो किस चैप्टर में से किस टॉपिक को कितनी प्रायोरिटी देनी है। तो सबसे पहला टॉपिक आपके लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड बॉडीज।
तो उनमें से 3 टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक यंग्स मॉड्यूलस रिपीट होता है, बल्क मॉड्यूलस रिपीट होता है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऑलरेडी हम इस वीडियो को कवर कर चुके हैं, उनके अंदर हम प्रायोरिटी बेस्ड 25 से लेकर 30 एमसीक्यूज को कवर कर चुके हैं, जो कि इनमें से पूछे जाने वाले अप टू लास्ट एमसीक्यूज है। तो आप उस वीडियो को देखकर ये प्रायोरिटी बना सकते हैं कि इस चैप्टर को कितना आपको समझना है, उनसे आगे आपको वहां पे नहीं जाना है। फिर जैसे मैंने बताया था फ्लूइड मैकेनिक्स, तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक रिपीटेशन नहीं है, वहां पे सिर्फ रोटेशन है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जितना हो सके उतना आप उसे क्या रखिए, ऑप्शन में रखिए। इस चैप्टर को आप जितना हो सके उतना ऑप्शन में रखिए, क्योंकि ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जैसे बात की हमने नेक्स्ट चैप्टर आपका थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडीज, तो उनमें 3 टॉपिक है, न्यूटन्स कूलिंग लॉ, फिर आपके लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और थर्मल कंडक्टिविटी का इक्वेशन। ये तीनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर वीडियो लेक्चर को कवर कर लिया है। ज्यादातर केस में मैंने ये देखा है कि जो ये तीनों टॉपिक है ना, उन तीनों टॉपिक में भी एक ही टाइप के क्वेश्चन है जो कि हर एक वक्त में रिपीट होते रहते हैं। तो यहां पे मैं ये प्रायोरिटी दे सकता हूं कि आप इस चैप्टर को करिए। क्यों? क्योंकि यहां पे एक लिमिटेशन है कि यहां पे वैरायटी एक जगह पे आकर रुक जाती है, उनसे ज्यादा वैरायटी नहीं है। तो अगर आप इस चैप्टर को कवर अप कर लेते हैं तो ज्यादा चांसेस है कि उनमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे। तो ये चैप्टर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, जहां पे हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स में आप खास ध्यान में रखिए, उनमें जितने भी टॉपिक है उनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किन के ऊपर से है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उनमें आपको 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो वो आपको फिगर मतलब ग्राफ देकर क्वेश्चन पूछेंगे, या तो वो आपको न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन देकर क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन उन सभी क्वेश्चन में बस 3 ही बात होगी कि या तो आप उस प्रोसेस के ऊपर होने वाला, या तो प्रोसेस के थ्रू होने वाला, मतलब यूं कहिए ना सिस्टम के ऊपर होने वाला वर्क डन, या तो सिस्टम के थ्रू होने वाला वर्क डन फाइंड आउट करिए, या तो फाइंड आउट करिए इंटरनल एनर्जी का चेंज, या तो फाइंड आउट करिए हीट। बस ये तीनों टर्म्स। और यहाँ पे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, तो अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे कि अगर हमें ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारे लिए वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑलरेडी हम इस चैप्टर को भी कवर अप कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसके ऊपर डिपेंडेंट वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी बात कि जब भी थर्मोडायनामिक्स में से 2 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जब भी कितने एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, 2, उस सिचुएशन में एक एमसीक्यू तो आपका किन में से होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में से। लेकिन जब 2 एमसीक्यू होते हैं तो आपको एक एमसीक्यू किन में से पूछा जाता है, कार्नोट साइकिल या तो कार्नोट इंजन में से। अब देखिए, मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि कुछ चैप्टर की प्रायोरिटी जो यहाँ पे लिखी हुई है उनसे ज्यादा है, या तो कुछ चैप्टर की प्रायोरिटी जो यहाँ पे लिखी है उनसे कम है। रीजन ये है कि थर्मोडायनामिक्स आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो जो कंसेप्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछा जाएगा वही कंसेप्ट क्वेश्चन कभी भी आपको फिजिक्स में नहीं पूछेंगे। आप इस बात को अच्छी तरह से नोट करिएगा। डी ब्रोगली इक्वेशन आप 11th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में भी स्टडी करते हैं। तो अगर डी ब्रोगली का क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में से पूछा जाता है तो डी ब्रोगली का क्वेश्चन आपको 12th में से, मतलब आपके फिजिक्स के चैप्टर स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर नंबर 11 में से नहीं पूछेंगे। इसीलिए डी ब्रोगली का इक्वेशन आप अगर 12th के फिजिक्स में से देखेंगे तो केमिस्ट्री में से आप वहां पे देखेंगे वर्नर हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी क्वेश्चन को। क्योंकि यहाँ पे जब भी कुछ टॉपिक 2 सब्जेक्ट में रिपीट होते हैं तो उस क्वेश्चन को वो कभी भी रिपीट नहीं करेंगे। अच्छी तरह से इन सभी बातों को समझिए। मैंने ईयर वाइज चैप्टर के पेपर्स को देखकर ये बातें निकाली है, इसलिए मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं कि ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा। तो कार्नोट का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जब 2 एमसीक्यू होते हैं तब जाके आपको इस चैप्टर में से मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके केटीजी की। तो केटीजी में उस चैप्टर के अपने 2 टॉपिक है जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो आपका आरएमएस वेलोसिटी का इक्वेशन और दूसरा आपके आइडियल गैस के लिए स्टेट फंक्शन। और उनमें भी जैसे मैंने आपको वो चैप्टर ऑलरेडी कवर करके आपको अपलोड करके दे दिया है, उनमें भी सबसे ज्यादातर केस में जब आप स्टेट फंक्शन की बात करते हैं, किनकी बात करते हैं, स्टेट फंक्शन की, तो स्टेट फंक्शन में पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी,
इस कंपैरिजन के मुताबिक या तो इस इक्वेशन के कंपैरिजन में सबसे ज्यादातर केस में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि प्रेशर और डेंसिटी के रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन के डिपेंडेंट ज्यादा टर्म्स आपको मिलेंगे। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर आपका थर्मोडायनामिक्स और केटीजी, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, तो कॉमन जो टॉपिक मैंने वहां पे भी बताए थे वो है सीपीसीवी और कुछ इंटरनल एनर्जी जैसे टर्म्स, तो ये दोनों चैप्टर में कॉमन है। फिर हम बात करते हैं आपके ओसिलेशन और वेव चैप्टर की। तो ओसिलेशन में और वेव में जो कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ओसिलेटरी मोशन में ज्यादातर केस में ये देखा गया है कि वहां पे आपको जो ओसिलेटरी मोशन के बेसिक टर्म्स है ना, जैसे मान लीजिए उनके लिए उनकी पोजीशन एट सर्टेन टाइम, मतलब कोई ओसिलेटरी मोशन का इक्वेशन है, उस इक्वेशन के मुताबिक सर्टेन टाइम पे उस ओसिलेटिंग बॉडी की पोजीशन क्या होगी, उनके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, उनके लिए वेलोसिटी क्या होगी, उनके लिए टाइम पीरियड क्या होगा, उनके लिए एम्पलीट्यूड क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा है। और इस चैप्टर में से भी मैंने देखा कि पिछले 37 ईयर में अराउंड 90 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से निकल कर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को। लेकिन जैसे मैंने बताया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किन के ऊपर डिपेंड है, बेसिक टर्म्स ऑफ ओसिलेटरी मोशन, इनके ऊपर डिपेंडेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। फिर इस चैप्टर में से जब दूसरा एमसीक्यू होता है तो दूसरा एमसीक्यू किन के ऊपर चलकर आता है, सिंपल पेंडुलम एंड स्प्रिंग के ऊपर से। अब देखिए मैं आपको दूसरा प्रूफ समझाता हूं कि स्प्रिंग का क्वेश्चन आप वर्क एनर्जी एंड पावर में भी देखेंगे, क्योंकि वहां पे भी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है। और यहां पे ओसिलेशन में आप स्प्रिंग की ओसिलेटरी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, वहां पे भी आप स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करते हैं, यहां पे भी आप स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करते हैं। तो देखिए जब भी आपको स्प्रिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे किस चैप्टर में रखेंगे, वर्क एनर्जी पावर में रखेंगे या फिर ओसिलेटरी मोशन में रखेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि कभी कभी टेबल के फॉर्म में आपको दिखाई देता है कि एक एमसीक्यू है, तो उस एक एमसीक्यू के आगे भी थिंक करिए और उस एक एमसीक्यू से पीछे भी थिंक करिए, क्योंकि वो ज्यादा भी हो सकता है या तो उनसे कम भी हो सकता है। ये सब कुछ मैंने एनालिसिस करके आपको बताने की कोशिश की है। फिर जैसे वेव चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, स्टैंडिंग वेव पैटर्न। तो आप उसे अच्छी तरह से प्रायोरिटी में रखेंगे तो आपके लिए वो टॉपिक कवर अप हो जाएगा। और जब भी वेव में से 2 एमसीक्यू होते हैं तो उनमें से एक एमसीक्यू किनका होता है, स्टैंडिंग वेव पैटर्न का। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से 11th का जो एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, चैप्टर को किस तरह से प्रायोरिटी देनी है और किस चैप्टर को कितना वेटेज मिल रहा है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको चैप्टर वाइज इसी तरह से प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को कवर करने वाले वीडियोस को देखना है तो आप चैनल के होम पेज के ऊपर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात कि अगर आपको इन सभी चैप्टर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ और उनके सॉल्यूशन के साथ उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी मटेरियल्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय।